तो आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है सिताइन की स्वाध्याय सीरीज़ में। तो आज हम सिताइन के लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं, 23rd चैप्टर, सोमा का प्रस्थान। तो अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में वहीं तक छोड़ा था कि अनुसया और अनुसया की माँ वापस अपने घर जा रहे हैं। तो जैसे अनुसया वापस रथ पे बैठती अपनी माँ के साथ जा रहे हैं, वो रास्ते में एक जगह रुकते हैं और अनुसया रथ से उतरकर एक पेड़ के सहारे जाकर आराम से बैठ जाती है। वो बहुत परेशान लग रही है, उसका मन घर जाने को कर ही नहीं रहा है और उसके मन में एक बात ध्यान आ रही है बार बार, बहुत जो उसके बचपन की बात थी कि एक बार उसको इतना याद है कि श्री राम जी उनके घर आए थे और उन्हें कुछ कहा था उसको, लेकिन उसको ये याद नहीं कि उन्होंने क्या बताया था उसके बारे में उसके पिताजी को और माता को, और वो जानना चाहती थी। अचानक उसके मन में वो बातें याद आनी शुरू हो गई। तो जैसे अनुसया आराम से मतलब परेशान बैठी हुई है पेड़ के सहारे, तो उसकी माँ भी वहाँ पे आके बैठ जाती है, पूछते कि तुम्हें क्या हुआ। तो अनुसया बोलते कि मुझे याद आ रहा है कि एक बार ऐसे श्री राम जी हमारे घर आए थे, पर मुझे जानना है कि वो उन्होंने क्या बोला था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो अनुसया की माँ बोलती है कि तुम्हें क्या करना है इन बातों को जानकर, छोड़ो, अभी जो बचपन की बात थी हो गई। तो वो बोलती कि नहीं, मेरा पूरा हक है अपने बारे में जानने का, तो मुझे जानना है कि उन्होंने क्या मुझे बताया, क्या मेरे बारे में आप दोनों को बताया था। तो अनुसया की माँ बोलती है कि तुम्हें अगर सब जानना है अपने पिताजी से पूछना, मैं तुम्हें शायद कुछ नहीं बता पाऊंगी। तो फिर बोलती है कि क्या मेरा कोई हक नहीं है अपने बारे में जानने का, आप मुझे बताओ कि अगर उनको तो बताना होता अब तक बता देते, इतने सालों में उन्होंने छुपाई है मुझसे बात, तो अब मुझे जानना है कि उन्होंने क्या बताया था। तो उसकी माँ बोलना शुरू करती है कि ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। जब तुम बहुत छोटी थी तो श्री राम जी दिन हमारे घर आए। वो वैसे ज़्यादा किसी के घर जाते भी नहीं थे, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही थी उन्होंने कम कर दिया था, लेकिन उनका एक स्वभाव था कि वो जिन लोगों से बहुत स्नेह करते थे तो उनके घर जाके उनको समझाते भी थे, उनको प्यार से बात भी करते थे, बैठते थे उनके साथ। तो ऐसा ही तुम्हारे पिताजी वहाँ जो कार्य करते थे तो उनसे वो काफ़ी खुश थे। तो एक दिन वो हमारे घर आए और तुम्हें देखा, और मैं भी श्री राम जी से कभी ऐसा सामने से नहीं मिली थी, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी उनको देखूं। होता है ना कि राजा है वो हमारे घर आए तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी उनसे मिले। तो वो बताती है कि मैं और तुम दरवाजे के बाहर खड़े थे और ये देख रहे थे कि वो कैसे दिखते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। अचानक श्री राम जी की नज़र हम दोनों पे पड़ी और उन्होंने हमें अंदर कमरे में बुला लिया। वहाँ तुम्हारे पिताजी भी बैठे हुए थे। तो जैसे वो बुलाते हैं और देखते हैं तुमको और तुम एकदम गोद में उठाते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत प्यारी बच्ची है। तो जैसे तुम्हारे पिताजी बोलना शुरू करते हैं कि पता नहीं अनुसया को हमेशा क्या हो जाता है कि जब भी वो महल के आगे से निकलती है तो हमेशा माता माता कह के बोलना शुरू कर देती है, जबकि उसको बताया है कि वो सीता रानी है, महारानी है, माता कोई भी नहीं पुकारता उन्हें। तो वो अनुसया को पता नहीं क्या हो जाता है, वैसे बोलना शुरू कर देती है। और एक दिन तो वो हमारी गोद से छूटकर महल के अंदर चली गई थी, हम उसको बहुत मुश्किल से महल से अंदर लेकर आए थे, वो बहुत रोई उसके बाद। तो श्री राम जी सारी बातें सुन रहे हैं और फिर बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसके बारे में एक बात बताता हूँ। जो अनुसया का लगाव है, बिना सीता माता से मिले वो माता पुकारी, जबकि महल में कोई भी नहीं पुकारता उन्हें, वो इस वजह से है क्योंकि अनुसया एक समय में मिथिला में एक सेविका के रूप में माता के साथ रह चुकी है और हमारे वनवास से आने से पूर्व उसका देहांत हो गया था। वो जो उसकी इच्छा थी, जो उसका प्रेम था, वो माता के साथ हमेशा कनेक्टेड है। वो आज भी माता से, उसको ये याद नहीं है क्यों बोल रही है, लेकिन पिछले जन्म की वजह से वो प्यार वो खींचा चला रहा है उसका, वो इसलिए वो माता कहकर पुकारती है। तो वो हैरान हो जाते हैं बातें सुन के कि वो एक सेविका के रूप में पहले काम कर चुकी है माता के साथ, और उन्हें बोलते हैं कि मेरा आशीर्वाद है इस बच्ची के ऊपर कि ये जो माता की इच्छाएं रह गई थी कि कन्याओं को पढ़ाना है और फिर कन्याएं आगे जाके विकास करने में मदद करेंगी, तो अनुसया बहुत कुछ करेगी और तुम उसको हमेशा गुरुकुल में भेजना और पढ़ाना, और जो भी पिछले जन्म में अधूरे कार्य रह गए थे ना, वो अपने आप इस जन्म में इसके पूरे हो जाएंगे। ऐसा वो उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। पर ये बात आज तक अनुसया को नहीं बताई गई थी। तो अनुसया बहुत रोती है कि आप लोगों ने मुझे सारी बातें क्यों नहीं बताई, अगर आप मुझे आज भी बता देते सुबह भी, तो मैं सोमा से कितना कुछ जान लेती अपने बारे में, कि वो तो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी ना। उसने मुझे नाम नहीं बताया कि मेरा क्या नाम था, लेकिन मैं बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मांग सकती थी। तो उसकी माँ मना कर देती है कि तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि जब बचपन से ही तुम्हारा जो स्वभाव था वो बहुत ज़्यादा नरम था, और तुम जो हमारे घर में सेवक सेविकाएं थे ना, उनकी मदद करती रहती थी हमेशा। तो तुम्हारे पिताजी को डर लगता था कि कहीं तुम भी एक सेविका बन के ना रह जाओ, जबकि तुम्हारा तो इतना अच्छे घर में जन्म हुआ है इस जन्म में। तो वो बोलती है कि एक बात बताओ, श्री राम जी की और माता सीता की सेवा करना क्या गलत काम था, क्या वो छोटा कार्य था? उसकी माँ बोलते है कि नहीं, पर तुम्हारे पिताजी को मुझे डर लगता था इस बात से कि कहीं तुम एक छोटे नौकर की तरह बन के ना रह जाओ। तो वो बहुत बोलती है कि मुझे उनसे बात नहीं करनी है कि उन्होंने क्यों छुपाया, मुझे इतने सारे प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं अपने पिछले जन्म को लेके, अब मैं किससे पूछने जाऊंगी वो सब कुछ। तो बोलती है कि मुझे सोमा से
फिर से मिलना है। पर उसकी माँ मना कर देती है कि नहीं, अभी हम आधे रास्ते में आ चुके हैं और अब तो हमें घर जाना ही होगा। तो जैसे वो घर पहुंचती है, अपने पिताजी से कोई बातचीत नहीं करती है और उसके पिताजी ध्यान भी नहीं देते हैं कि अनुसया कोई बात नहीं कर रही है। वो सीधा एक दिन आते हैं और उसे बोलते हैं कि इस लड़के को मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था, तुम्हें उससे 2 दिन बाद मिलना है। जबकि अनुसया कोई मिलने का मन नहीं है, वो बिल्कुल चाहती भी नहीं है मिलना उससे। तो एक दिन 2 दिन के बाद मिलने का समय आता है। वो मिलने से ही पहले सरयू नदी के पास जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि उसको नदी के किनारे वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने आप को खुश महसूस करती थी वहाँ पर जब बैठती थी। तो जैसे वो अकेली बैठ रही है, सोच रही है कि सोमा की जो कहानियाँ वो उसके दिमाग में बार बार घूम रही है। वो सोमा की कहानियों को भूलना भी नहीं चाहती है, क्योंकि अब उसको पता है कि सोमा की कहानियों को बार बार दोहराने से वो माता के साथ कनेक्टेड फील करेगी। वो दूर नहीं जाना चाहती है बिल्कुल भी। तो जैसे वो आराम से बैठी हुई है, दूर उसको एक लड़का नज़र आता है और वो उसके पास आके बैठ जाता है और वो बोलता है कि मेरा नाम अजीत है। और वो बोलता है कि आप तो मेरी फेवरेट जगह पे आके पहले ही बैठ गए, कि जब मैं भी परेशान होता हूँ या फिर मुझे कहीं अकेले अपने साथ समय बिताना होता है तो मैं भी इस नदी के किनारे आके बैठ जाता हूँ। तो वो बताता है कि मुझे आपके पिताजी ने भेजा आपसे मिलने के लिए, पर आप मुझे घर पे मिले नहीं तो मैं यहाँ पे आ गया और आप मुझे यहाँ पर मिली हो, क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो आराम से बैठ जाता है। तब तक अनुसया कोई बातचीत नहीं करती, इवन उसकी तरफ देखती भी नहीं है कि वो कौन है, कैसा दिखता है, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ दूर एक किनारे की तरफ देखती रहती है। तो वो कुछ बोलना शुरू करता है कि क्या आपको भी अच्छा लगता है इस नदी के किनारे बैठना? तो बोलती है कि हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है। और वो कोई बातचीत नहीं करती है। वो दोनों काफ़ी देर तक चुपचाप बैठे रहते हैं और अचानक उनके सामने एक पशु होता है जो घायल होता है। तो अजीत की नज़र उस पशु पे पड़ती है और वो अचानक उतरकर उस पशु को अपनी गोद में ले आता है। और तब पहली बार अनुसया अजीत की तरफ देखती है और जैसे वो देखती है तो उसको एक आकर्षण महसूस होता है कि वो बहुत सुंदर है, उसका कद बहुत लंबा है और बहुत एक अच्छा इंसान प्रतीत हो रहा है। तो जैसे वो देखती है कि उसको प्यार से उस पशु को बिल्कुल मरहम लगा रहा है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद वो क्या करता है, अपने गले से एक छोटा सा हार निकाल के उस पशु के पैर पे बांध देता है और बोलता है कि माता तुम्हें बहुत प्रेम भेजेगी और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। अब अनुसया सब सुन रहे कि माता ये जो हार है, ये सब चीज़ें क्या कर रहा है अजीत। तो जैसे वो उसके पैर पे बांधता है, कुछ देर के बाद वो जो पशु है वो ठीक हालत में अपना को ठीक महसूस करता है और वैसे वो अपना हार निकाल के अपने गले में डाल लेता है और जो पशु है थोड़ा बहुत ठीक चलते चलते दूर चला जाता है। और तब अनुसया को बहुत अच्छा लगता है कि इसने कैसे एक पशु की मदद की है। तो उसे पूछते कि आपने गले में ये डाला हुआ था, ये क्या चीज़ है? तो वो बताता है कि ये मेरी दादी ने दिया था और मेरी दादी को भी सीता माँ ने दिया था। और तब अनुसया हैरान हो जाती है कि सीता माँ ने तुम्हारी दादी को? तो बोलती है कि अब मुझे और बताओ इसके बारे में कि ये कहाँ से आपकी दादी को कैसे मिला ये सब कुछ। तो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये हार है ना, इसमें बहुत सारी हीलिंग पावर्स है, कि ये कोई मामूली तो नहीं है। सीता माता ने मेरी दादी को दिया और ये जब उन्होंने दिया था तो सीता माता का भी बहुत खास हार है, क्योंकि उनको भी उनकी माता ने दिया था। इकलौता ये आभूषण था जो माँ लंका के समय लेकर गई थी और उन्होंने मेरी दादी को एज एक प्यार के रूप में दे दिया था। तो वो बताता है कि, तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों दिया था आपकी दादी को, कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो वो बताता है कि जब श्री राम जी और सीता माता विवाह करके पहली बार वनों में घूमने गए थे तो मेरी दादी ने उन्हें देखा और उनके मन में पता नहीं क्यों शुरू से ही मतलब माता को लेके बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत स्नेह था। उनको पता नहीं था क्यों, पर था उनके मन में भी। तो जैसे उन्होंने देखा और उनके मन में एहसास हुआ कि शायद जब ये लोग चले जाएंगे यहाँ से, उनको कुछ पूर्वाभास हुआ इस चीज़ का कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित होने वाला है। तो उन्होंने उसी दिन से नदी के किनारे आके उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते जब उनका वनवास शुरू हो गया, उसके बाद बहुत सारी औरतें इकट्ठा होती थी और यहाँ पे प्रेयर करती थी। और जब माता ने उन्हें बताया है कि जब मैं लंका में थी तो एक कवच मेरे सहारे हमेशा रहता था, वो था प्रेयर का, जो सरयू नदी के पास औरतें करती थी। तो वो बताता है कि इससे मुझे ये बात समझ में आई थी मेरी दादी को, मैंने जो सीखी कि प्रेयर में कितनी शक्ति होती है। हमें लगता है कि हम किसी के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, उस तक वो बात थोड़ी पहुंच जाएगी। मैं तो मेरे मन में सोच रही हूँ, चाहे अच्छा या बुरा, लेकिन अगर हम किसी के लिए दुआएं या प्रेयर करते हैं तो वैसी वाइब्रेशन डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचते हैं। सीता माँ ने खुद मेरी दादी को बताया था कि मैंने उन प्रेयर को, उन वाइब्रेशंस को महसूस किया पूरे 14 साल, जब वनों में तब भी और जब लंका में थी तब तो खासकर मैंने महसूस किया। तो एकदम अनुसया बोलती कि अच्छा वो तुम्हारी दादी थी। तो वो पूछता है अजीत की तुम्हारी दादी, तुम जानती हो मेरी दादी को? तो बोलती है कि नहीं आप कहानी बताते रहो, मैं पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ। तो बोलता है कि नहीं, आप मुझे बताओ कि आप मेरी दादी को कैसे जानती हो? तो बोलता है कि मैं दादी को तो नहीं जानती तुम्हारी, पर मैं तुम्हारी बस कहानियाँ सुनना चाहती हूँ, तुम बोलते रहो, मैं नहीं चाहती कि तुम रुको। तो बोलता रहता है कि हाँ, जब सीता माता वनवास चली गई थी और उसके बाद जब वो वापस आई थी महल में,
तब एक दिन मेरे पिताजी बाज़ार में थे, मेरी दादी बीमार थी, उनकी औषधियाँ ढूंढ रहे थे और उनको ढूंढते ढूंढते सीता माता उन्होंने देख लिया और उनको बुलाया कि मैं तुम्हें बताती हूँ क्या जड़ी बूटियाँ जो तुम्हारी माँ के काम आएंगी। तो ऐसा बताने भर से उन्होंने जड़ी बूटियाँ दी और मेरी दादी की तबीयत ठीक होने लगी। और उन्होंने कहा था कि अपनी दादी को भेजना, मतलब माँ को भेजना, मुझसे मिलेंगी। पर मेरी दादी मिल नहीं पाई, तो स्वयं सीता माता हमारे घर आई थी और उन्होंने तब उनको वो हार दिया था। तो जो अनुष्या है वो सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पा रही है कि वाकई में जो पिछला सोमा से कहानियाँ सुनकर आई और जो अजीत उसे बची हुई कहानियाँ सुना रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, तो अनुष्या को सुन के बहुत इंटरेस्टिंग खुशियाँ मिलती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो फिर वो बीच में रोक कर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पशुओं से बहुत प्यार है? तो वो बोलता है कि हाँ, ये तुम्हें किसने बताया? क्योंकि उसके मन में सोमा की वो बातें मतलब आने शुरू हो जाती है कि जब बताती है जिससे तुम्हारा विवाह होगा ना, उसको पशुओं से बहुत प्रेम होगा, क्योंकि उसने जनक परिवार में पशुओं की देखभाल करने के एज अ सेवक के रूप में काम किया हुआ है। तो बोलते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव है और मेरा तो मन है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी पशुओं को ही निछावर कर दूँ। पर मेरे जो पिताजी हैं वो बिल्कुल नहीं मानते हैं इस बात को। उनको लगता है कि मुझे प्रशासन में जाना चाहिए, मुझे राज करना है, मुझे ये सब संभालना है, पर मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट है उन सब चीज़ों के अंदर। तो बताता है कि पहले तो मैं भी ऐसा ही था, मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे, क्योंकि जब वो अपनी घर में था उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसके पिताजी जब से माता हमारे घर में आई तो उनके घर का जो कारोबार है वो बहुत बढ़ गया। तो उन्होंने नया घर भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरी दादी ने कभी वो घर नहीं छोड़ा, इसलिए क्योंकि वो भी हमेशा सादगी वाला जीवन जीना चाहती थी जैसा कि माता जीती थी। तो वो फिर कंटिन्यू करता है अपनी बात को कि मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ करूँ, पर मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो फिर अनुसया बोलते कि तुम्हें वो काम करना चाहिए, तुम्हें जो तुम्हारे पिताजी बोल रहे हैं तुम्हें वो सब कार्य भी संभालने चाहिए। वो बोलता है क्यों? क्योंकि अनुसया भी किस थिंकिंग से बोल रही है जो उसने सोमा ने समझाया था कि माता भी तो ये चाहती थी ना कि आने वाले समय में लोग शासन करें, जाने, अपने बारे में जाने। जब तक अगर कोई अपने बारे में जान ही नहीं पाएगा, अपने ऊपर राज करना नहीं जान पाएगा, तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेगा। तो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत कुछ जानती हो, तुम कुछ बता नहीं रही हो मुझे। तो बोलते कि मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर मैं तुम्हें जब अच्छा समय आएगा तब बताऊंगी। तो वो भी बोलता है कि मेरे पास वैसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन मेरे पास जब अच्छा समय आएगा तो मैं भी तुम्हें तब बताऊंगा। तो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं कि कोई और सामने से पहले कहानियों को बोलना शुरू करे। तो अजीत एक बात बोलता है कि अगर मेरी दादी तुमसे मिली ना तो वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि तुम्हारा भी माता के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह है। तो वो बहुत बोलती है कि आप मुझे एक कहानी और सुना दो, कि बस एक कहानी, फिर मैं और कहानियाँ नहीं पूछूंगी आपसे। तो बोलता है कि ठीक है, मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ जो उसकी दादी ने सुनाई थी कि एक बार श्री राम जी अपनी सभा में बैठे हुए थे और तब तक माता का मतलब देहांत हो चुका था। लेकिन माता के देहांत के बाद भी माता ने कभी अयोध्या को छोड़ा नहीं था। हमें लगता है कि वो तो फिजिकल बॉडी में नहीं है, बट उनकी जो प्रेजेंस थी ना वो हमेशा हमारे साथ थी। जब भी कोई मुश्किल का समय आया हमेशा लोगों ने माता को अपने साथ बैठा हुआ पाया। तो ऐसा एक टाइम था कि एक सभा चल रही है और श्री राम जी ने प्रस्ताव रखा कि अभी हमें कन्याओं के लिए गुरुकुल बनाने चाहिए। तो सभी सभा में मना कर देते हैं, कन्याओं को क्या जरूरत है पढ़ाने की, सिर्फ लड़कों को पढ़ाओ। और जो उनके साथ वाली सीट है वो बिल्कुल खाली रहती है श्री राम जी के साथ वाली, और वो 1 घंटे तक 2 घंटे तक चुप रहते हैं। सभा में सब बात कर रहे हैं कि आप कुछ तो हमें आंसर दो कि अब बनेगा गुरुकुल या नहीं बनेगा। तो श्री राम जी बिल्कुल बस चुपचाप दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, मानो किसी का इंतजार कर रहे हो। और तभी कुछ देर के बाद सीता माता सभी ऋषि मुनियों के साथ वहाँ प्रस्थान करती है और वो वहाँ आकर बैठ जाती है और एक ही लाइन बोलती है कि हमें कन्याओं को जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्त्री में बहुत शक्ति है। हम सिर्फ उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि स्त्री की शक्ति के बिना भी संसार में कुछ नहीं है। तो वो उन्हें बताना तो श्री राम जी बोलना शुरू करते हैं कि अभी आप ऋषि वशिष्ठ को जानते हैं। ऋषि वशिष्ठ की बताते हैं कि जो मेरी पत्नी है, अगर उसने इतना वेदों का ज्ञान ना लिया होता, इतना ध्यान और धर्म का कार्य ना किया होता, तो क्या कामधेनु गाय का उन्हें उपहार मिलता? नहीं मिलता। क्या वो इतने लोगों को भोजन करा सकती? नहीं करा सकती। तो ऐसे ही और ऋषि बताना शुरू करते हैं कि अगर ऋषि अरुंधति अपने बेटों के लिए रोती ही रहती तो क्या वो आगे बढ़ पाती? उनमें इतना ज्ञान था ना, तभी वो उस ज्ञान की वजह से अपनी पुत्रियों को पढ़ा पाई और उनकी पुत्रियों ने भी कितना कुछ इस दुनिया को दिया। तो यानी कि स्त्री ने ही तो आगे इस देश को बढ़ाया है। और फिर ऐसे कंटिन्यू करते श्री राम जी बोलते हैं अगर मेरी पत्नी, अगर वो भी पढ़ती ना, इन वेदों का ज्ञान ना रखती, तो क्या वो लंका में रह सकती थी? क्योंकि लंका में रहना कोई मामूली बात नहीं है, किसी मामूली स्त्री के बस की तो बात ही नहीं है। तो ये सब बताता है कि श्री राम जी बहुत समझाते हैं सबको कैसे स्त्रियां हमेशा हमें सपोर्ट करती हैं आगे बढ़ाने में, बस केवल आपको उन्हें समझने की ज़रूरत है। तो ऐसा वो प्रस्ताव रखते हैं और बोलते हैं कि हम आने वाले समय में कन्याओं के लिए गुरुकुल ज़रूर बनाएंगे।
तो अनुसया बोलती है अच्छा मैं तो उस गुरुकुल में गई थी। तो अजीत बोलता है कि तुमने कहाँ तक फिर पढ़ाई करी। तो बोलते हैं कि मैंने वो पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि जब भी वहाँ पे माता के बारे में बात होती थी कि माता का अपहरण कर दिया, इतना कुछ बेचारी थी, अबला थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं रोने लग जाती थी। तो वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों महसूस करती थी। तो बताती है कि मुझे नहीं पता, पर मैं बचपन से ही सीता माँ को माता कह के पुकारती आई हूँ, क्यों क्या मुझे नहीं, मैं नहीं जान, अब तो वो जानते लेकिन वो बताना नहीं चाहती उसको। तो फिर अजीत को लगता है कि तुम्हारे पास ना बहुत सारा कुछ ऐसा है तो तुम उसे छुपा रही हो। तो वो बोलती है कि मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ बताने के लिए, पर मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ बहुत देर तक बैठे रहे तो कुछ और तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर मेरे पिताजी जरूर यहाँ पे आ जाएंगे, वो मुझे बहुत डांट लगाएंगे कि तुम कब गई थी और कितने कितने से वहीं बैठी हुई हो। तो वो बोलता है कि तुम मुझे प्लीज़ कुछ तो बताओ। तो वो बताती है कि जो कहानियाँ मेरे पास है सुनाने के लिए मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगी, क्योंकि मैं अभी कुछ महीने पहले अपनी माँ के साथ एक गाँव में गई थी और मैं सीता माता की सेविका से मिली थी, उसका नाम है सोमा, और उसने मुझे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। तो वो बोलते हैं कि अच्छा अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि वो भी माता से कनेक्टेड है तो वो भी चाहता है मिलना। तो वो अनुसया को बोलता है कि तुम मुझे सोमा के पास ले चलो। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ज़रूर लेके जाऊँगी, मैं जाकर अपने पिताजी से बात करूँगी कि वो हम दोनों के लिए वहाँ पे जाने का बंदोबस्त कर दे। तो उसके बाद ऐसा तय हो जाता है कि अनुसया उसको लेके, अजीत को लेके सोमा से मिलने के लिए जाती है, और जब वो सोमा से मिलेगी और क्या उनकी बातें होती है वो हम कल की क्लास में जानेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और जो भी आपको लर्निंग्स लगती हैं आज की क्लास में वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।